नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र बिश्नोई। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी। तो शुरुआत करते हैं आज की पॉडकास्ट की। खींवसर में उपचुनाव है। तमाम जगहों पर इस वक्त चर्चा है और खींवसर पर ही सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और आरएलपी ने अब तक कोई सूचना जारी नहीं की है। क्या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, आरएलपी क्या करने वाली है, उन तमाम बातों को लेकर पॉडकास्ट शुरू करते हैं। महेंद्र बिश्नोई मेरे साथ में है। महेंद्र बिश्नोई से चर्चा करते हैं खींवसर में कांग्रेस आखिर क्या करने वाली है, क्योंकि इस वक्त गजब ही बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, ये बात सुनील सही कह रहा तू। खींवसर को लेकर वाकई में कांग्रेस को लेकर विशेषकर विचित्र स्थिति है। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के बहुत सारे लोकल नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को खींवसर में चुनाव लड़ना चाहिए। खजवाड़ा की मीटिंग में ये जो चर्चा हुई, ये इस बात का उदाहरण है सटीक। और कांग्रेस के प्रदेश के भी ज्यादातर नेता ये मान रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस की जो स्थिति है, इसकी एक लाइन बनती है, या तो कांग्रेस बहुत अप्रत्याशित करेगी, जो किसी ने नहीं सोचा, या कांग्रेस बिल्कुल ही सरेंडर करेगी, है ना। मजबूरी में कांग्रेस को गठबंधन करना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं होगा। अभी 3 दिनों से घटनाक्रम बिल्कुल कांग्रेस में हमेशा यही होता है। कांग्रेस में हमेशा यही होता है, चाहे बड़े चुनाव हो, छोटे चुनाव हो या उपचुनाव हो, आखिरी मूवमेंट पे कोई अचानक निर्णय निकलता है, तब तक चर्चा होती रहती, 50 तरह की बातें निकलती है, अलग अलग। हाँ। अब जो प्रभारी आए थे यहाँ चिरंजीवी, मजेदार बात देखो आप, उनके सामने 2 दावेदारों ने अपना आवेदन किया। एक तो गोटन के सरपंच नारायण सिंह, उन्होंने आवेदन किया। ये कोई ऐसे नहीं है कि हवाई बातें, बाकायदा आवेदन किया। और दूसरा आवेदन किया फरीद खान ने। फरीद खान वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन जिनके नाम चल रहे हैं वो अलग है, उनके नाम अलग है। और जब नाम पहले चल रहे थे तो अब वो आगे क्यों नहीं आ रहे? सही बात है। कायदे से तो जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है, उनको और आगे आना चाहिए। और दुर्ग सिंह खींवसर होटल में जाकर मिले, इस तरह की चर्चाएं है। वो जो जहां पर ये प्रभारी रुके हुए थे पहली रात में मीटिंग से पहले, और उनकी तरफ से कोशिशें भी हुई कि भाई टिकट मुझे मिले कांग्रेस से, लेकिन शायद उनके चांस बहुत कम रह गए, 1 या 2%। हाँ। और नया करेक्टर आ गए अचानक, जिनको किसी ने सोचा ही नहीं। भाई जब कोई बीजेपी में है और उसकी टिकट की चर्चा कांग्रेस से हो जाए, ये बात तो विचित्र ही है ना। सही बात। कहने का मतलब ये कि इन चीजों से ऐसा लग रहा है, या तो खींवसर में कांग्रेस बहुत अप्रत्याशित करेगी, बहुत चौंकाने वाला होगा आरएलपी के लिए। होगा। हाँ, ये आरएलपी के लिए होगा, या फिर बिल्कुल ही सरेंडर वाली मुद्रा होगी, दुर्ग सिंह खींवसर दावेदार होंगे। अच्छा, तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है, या कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो गहलोत की बात जो है वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये क्या रहेगा? मतलब दरअसल इस बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या गहलोत वैसे प्रयास कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले किए थे? पहला पॉइंट ये है, लोकसभा वाला। अगर वैसा प्रयास कर रहे हैं तब तो ये सारे मान जाएंगे, है ना। क्योंकि अशोक गहलोत इतने बड़े नेता है कि कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में उनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। बराबर है। वैसे भी ये जो इलाका है, इस इलाके में कांग्रेस के जो बाकी नेता, उनका ज्यादा कोई मतलब नहीं है ना। तो खींवसर में गोविंद सिंह डोटासरा का कोई मतलब है, ठीक है, वो पार्टी के अध्यक्ष है, उस नाते उनका कांग्रेस में सब जगह ही मतलब है। लेकिन निजी तौर पर, एक नेता के तौर पर, कि उनका कोई वोट बैंक तो यहाँ है नहीं, प्रभाव क्षेत्र तो वो कांग्रेस का वोट बैंक है। सचिन पायलट का भी यहाँ ज्यादा मतलब नहीं है।
ठीक है, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स अलग है यहाँ की, बाकी नेताओं का भी मतलब नहीं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो उनका मतलब तो है ही, लेकिन लोकल स्तर पे नहीं है। तो ऐसे में वो एतराज नहीं करेंगे। अगर अशोक गहलोत चाहे तो, वो कितना चाह रहे कितना नहीं चाह रहे ये एक अलग बात है। हनुमान बेनीवाल ने जो मीडिया इंटरव्यू है तो ये कहा कि मेरी अभी कांग्रेस के किसी नेता से बात नहीं हुई आज से 3-4 दिन पहले। तो इसका मतलब तो ये कि अशोक गहलोत से भी बात नहीं हुई होगी। इसका मतलब कि हुई कि नहीं हुई राम जाने, देखो वो तो उनकी बातें हैं, है ना। अब अशोक गहलोत तो महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी है, ठीक है, बहुत व्यस्त है, पिछली बार भी बहुत व्यस्त थे, याद करो। अचानक वो फ्लाइट से दिल्ली आए थे, फिर एन वक्त पर उन्होंने जैसे तैसे बात को जमा के गठबंधन कर लिया। क्या इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे? तो ये सब कुछ जादू पर निर्भर करता है, जादूगर पर निर्भर करता है। और अगर जादूगर ने ये सोचा कि मैं जादू नहीं चलाऊं, तब वाकई में देखो फिर टिकट अप्रत्याशित होगा। भाई लोकसभा में जिस तरह से गठबंधन हुआ तो कुछ न कुछ तो सोचा होगा हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल भी तो कमजोर कड़ी नहीं है ना। नहीं, प्लान तो है ही उनके पास। हाँ, वो भी तो आज भी उन्होंने कह दिया ना राइका समाज के कार्यक्रम में कि कांग्रेस तो मेरे आगे पीछे दौड़ रही है गठबंधन के लिए। तो हो सकता है दौड़ भी रही है ना। अब कांग्रेस दौड़ रही है नहीं दौड़ रही है तो कांग्रेस को बताना चाहिए ना। वो तो कांग्रेस बयान क्यों नहीं देती है? नहीं देती तो फिर लोग ही समझेंगे कि कांग्रेस दौड़ रही है आगे पीछे। तो ये कांग्रेस में क्या कोई नेता है नहीं क्या नागौर में? एक्चुअल में सबकी अलग अलग अपनी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी अपनी गणित। कोई बोल नहीं सकता। कई लोग बोलना चाहते नहीं, कई लोग जानबूझकर नहीं बोलते, कई लोग सोचते हैं बढ़ने दो, रहने दो, कौन मगजमारी करे, छोड़ो, है ना। क्योंकि देखो पंगा लेना भी तो बड़ा मुश्किल होता है ना। सही बात है, लड़ाइयाँ लड़नी बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, सामने जब बेनीवाल हो तो और ज्यादा। आप बंद कमरे में बातें कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे जाकर लड़ाई लड़नी बहुत अलग बात होती है। तो ये बड़ी विचित्र सी परिस्थिति। लेकिन आज की तारीख में देखो लग ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा है भाई, है ना, बड़ा अप्रत्याशित पकड़ा है। नहीं तो जो नाम आ रहे हैं ना नए, या जो एक नाम मुख्यतः आ रहा है, उसे लेकर ताज्जुब हुआ मुझे शुरुआत में जब सुना मैंने आज। लेकिन अब ताज्जुब नहीं है। 3-4 घंटे बाद जब आप कई लोगों से बात कर लेते हो, हाँ, अलग अलग जगहों पे चर्चा, तब वो ताज्जुब नहीं होता है ना कि हाँ ये हो सकता है, संभव है। तो दावेदारी होना, दावेदारी जताना, ये तो सारे नेता करते हैं, देखो, है ना, ये सामान्य सी बात है। लेकिन वो किस मंशा से कर रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, गरज करवाने के लिए कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? ये देखो, ये तो अंदर की बातें होती है, मन की बातें हैं। मन की बात अपन नहीं जान सकते किसी के मन में क्या है, लेकिन बड़ा मन चाराम का वहां जा, मन की मन में जा। हाँ देखो, रणनीति तो भयंकर है भाई। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है, दिखती बात यह है कि कांग्रेस कोई शॉट मारने की स्थिति सोच रही है कि हम कोई ऐसा शॉट मारे जो किसी एक नेता को तंग कर दे। दिवाली है मन फटाका छूटेगा, फटाके तो फूटेंगे, दिवाली है मन फटाका छूटेगा। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ 2 शब्द बोल सके या कुछ कह सके? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भाई कहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा है या नहीं है, आगे की चर्चा करते हैं। मुझे ये बताइए, खिमसर में बीजेपी देखिए फाइनल है, रेवंत राम डांगा आरएलपी से उम्मीदवार होगा, राजधानी होंगी। कांग्रेस ने अगर मान लो नहीं उतारा, गठबंधन भी नहीं किया और उतारा भी नहीं, तो कोई है और भी ऐसे नेता जो चुनावी मैदान में उतरेंगे, या कोई ताकतवर नेता ऐसे कोई? देखो आज की जो चर्चा है ना, बीते 24-36 घंटे की, उसमें अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस अप्रत्याशित प्रत्याशी उतारेगी, और वैसा प्रत्याशी होगा जो वोट लेने की स्थिति में होगा। ये बात लग रही है। आपको क्या लगता है कौन वोट ले सकता है? वो अच्छे वोट ले सकता है। कौन से ऐसे पहले के कोई प्रत्याशी? देखिए, वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन अभी बीजेपी में है। अच्छा, उनका नाम चल रहा है, इसलिए अपन नाम नहीं ले सकते जब तक कोई चीज आधिकारिक नहीं हो, तो अपन ठीक नहीं लगता। देखो, सही बात है, एक तरीके से इशारा इतना ही काफी कल को वो कह दे कि भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी हूँ, मेरा नाम क्यों ले रहे हो? सही बात। तो नाम नहीं ले तब तक तो सब फबती है बात। सही बात है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो प्रत्याशी अप्रत्याशित होगा। वैसे देखो, अगर सीधे तौर पे बात को देखा जाए तो दुर्ग सिंह के अलावा जो भी प्रत्याशी होता है वो आरएलपी के लिए चुनौती वाली बात होती है। बड़ी सिंपल गणित है, ज्यादा कोई किंतु परंतु, सब जानते हैं खिमसर में क्या समीकरण है। अब मजेदार बात ये कि और कौन कौन प्रत्याशी होंगे। हाँ, यही आरएलपी का मान लेता हूँ, बीजेपी का हो गया। क्या अशोक चौधरी चुनाव लड़ेंगे बल्ले वाले?
ये सबके लिए बड़ा कौतूहल वाली बात है। वो देखो कहेंगे नहीं, लड़ेंगे तो एकदम लड़ेंगे। फॉर्म भर देंगे आके, आप फार्म भर देंगे, पहले उनका अपना वोट बैंक है। अभी तो इन्होंने ग्राफ अच्छा, चढ़ा लिया अपना। उनका जो वोट बैंक जुड़ गया वो कभी नहीं टूटेगा। ये बात यकीन मानो आप, है ना। अच्छा, बिल्कुल काबिलियत है बंदे में। देखो काबिलियत वो अलग चीज है, देखो ना। वो एलआईड आईएएस थे, हाँ, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विस, नौकरी छोड़ी, कोचिंग करवा रहे हैं बच्चों को, अभिनव राजस्थान के नाम से पार्टी बनाई, अकेला बंदा तपस्या कर रहा है, खेती भी कर रहा है। अच्छा, खेती देगी क्या ये ना, अगला आपको नागौर में के नेताओं में आपको रियल किसान देखना है, कि वाकई में ये किसान है, तो वो अशोक चौधरी है। देखो मेरे से कोई झूठी अपने से चमचागिरी होती नहीं है ना। सही बात। अपने को अशोक चौधरी देखो इस स्थिति में नहीं है, अपने को कोई न्याल कर सके, है ना। वो तो वैसे ही नहीं वो भी सीधे है, वो भी देखो बड़े वाले नेता तपस्या कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर अशोक चौधरी की प्रशंसा करूं तो किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, ज्यादा नहीं रहेगी। वो अरमान बेनीवाल को है, वो बल्ला हर बार बोल है उनके वोट खराब करता है। मैं उनके वोट बैंक को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नागौर में एक ऐसा नेता है जो रियलिटी में किसान है, जो रियलिटी में किसान है। इसका एक दूसरा पॉइंट बताऊं, ये जो फसल खराबे वाला मुद्दा है ना, अगर सही मायने में जिले के किसानों को बहुत बारीकी से अगर किसी ने समझाया ना, तो उसमें एक नाम अशोक चौधरी का है, 3-4 नाम है, उनमें एक नाम उनका है। और आज जब फसल खराब होती है तो किसानों को उसका बेनिफिट होता है, हर खाते में पैसे आते हैं ना भैया। नहीं तो आपके आज तक खराब हो रही थी, बीते 2 साल से आपके पैसे ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इस बात को तो समझना पड़ेगा ना। सही बात है। चौधरी हो गए, अर्जुन राम लोमरोड हो गए, इन लोगों ने भाई एफर्ट्स लगाए इसके लिए। अर्जुन जी को कौन सा चुनाव लड़ना, अभी बताओ, नहीं लड़ना है, वो तो टीचर है, लेकिन उन्होंने प्रयास किए। वैसे ही अशोक चौधरी ने प्रयास किए। वो अगर क्यूसर से चुनाव लड़ रहे हैं या लड़े पहले, तो जिले में बाकी जगह तो नहीं लड़ेंगे ना वो चुनाव। एक जना कहाँ चुनाव लड़ेगा, उसका बेनिफिट तो सब जगह हो रहा है जिले में। और किसान जागरूक हो गए उन चीजों से। और जहां मैं आपको मोटा मोटी आइडिया बताऊं, अगर किसी किसान को खराबे का मुआवजा 20-25 हजार ही आ रहा था, वो 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, 1-1.25 लाख के करीब आने लग गया। हाँ, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी हुई। सही बात। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो एक ऐसा नेता है जो वाकई में किसान भी है। अब ठीक है, वो चुनाव, अब उनके चांस है चुनाव लड़ने के। इसके अलावा अब दुर्ग सिंह को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। देखो टिकट नहीं मिली तो दुर्ग सिंह चुनाव लड़ेंगे क्या। अब ये कंफ्यूजन इसलिए है कि उनके सामने कई तरह के संकट खड़े हो गए आज की तारीख में। विश्वसनीयता जब कही जाती है, जैसे ही दुर्ग सिंह जी खड़े होते हैं तो वो लोग कह देते हैं बाकी कि ये तो, इसका मतलब तो हनुमान बेनीवाल के पक्ष के लिए खड़े हुए। ये बात आम धारणा हो गई आजकल। तो पिछली बार उनको वोट कम मिले, मूव हो रहा है, उतने वोट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए ना, पब्लिक मूव हो रही है, तो उनका वोट बैंक बिल्कुल कम हो गया। जबकि उनका वोट बैंक तगड़ा था, तगड़ी पेड़ थी उनकी। कोई आदमी अगर 40,000 के आसपास वोट ले रहा है, वो अच्छा वोट होता है। लिया है 40,000? हाँ, लिए है ना, पहले उससे ज्यादा भी लिए। अच्छा। 2 बार ले लिए, लेकिन पिछले चुनाव में वो डाउन हो गए। तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, उनके सामने तो ये दिक्कत रहेगी ना। लोग अगर वोट बैंक आपका निर्दलीय रहते हुए अगर कम हो रहा है लगातार, और वो ये उपचुनाव हो रहा है, मेन चुनाव नहीं है, उपचुनाव हो रहा है, सरकार बीजेपी की है, इंटरेस्ट तो भी ज्यादा नहीं होता। निर्दलीय होकर उपचुनाव में लड़ेंगे, इस बात के चांस देखो पता नहीं उनके मन में क्या है। लेकिन आमतौर पे फिर आदमी हाथ पीछे खींचता कि छोड़ो यार, बाई इलेक्शन है, पूरे 5 साल पड़े। हनुमान बेनीवाल को अगर सच में इससे फायदा होता है तो फिर चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। मैं तो ये मानता हूँ। देखो आप मानना तो देखो सब अलग अलग होता है सुनील, है ना। नहीं, लेकिन रियलिटी के बारे में अपन कह नहीं सकते, क्योंकि वो टिकट कांग्रेस से मांग रहे हैं। आज की तारीख में अगर वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे, नहीं मिली, कांग्रेस से मांग रहे थे तो अब तक मिल जाती, नहीं मिली, तो फिर वो निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसे लेकर कंफ्यूजन है। देखो चलो, इसके अलावा एक नाम है, नाम जरूर है। देखा, अशोक जी हो गए, दुर्ग सिंह जी हो गए, ये 2 नाम है। इसके अलावा और कोई दिमाग में? इसके अलावा कोई नाम अभी खुलकर दिख नहीं रहा। नेता तो कई है वहाँ, अब पता नहीं है इन वक्त पे कौन किसके लिए कौन सा पासा फेंक दे, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नेता है जो 5,000 से लेकर 10-12,000 वोट ले सकते हैं। ऐसे नेता 3-4 है। अच्छा, वो खराबा तो
अब किसी के लिए करना होगा तो खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे, सही बात और किसी के लिए समर्पित है तो नहीं खड़े होंगे, मतलब पार्टी के लिए, हाँ सही बात। व्यक्ति के लिए नहीं। अब वो तो परिस्थितियां आगे काम आएगी। और देखो, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई नेता ये नहीं कहता कि मैं चुनाव किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ। सब लोग यही कहते हैं मैं जीतने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और 90% ऐसा ही होता है, जीतने के लिए ही खड़ा होता है आदमी। सही बात। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि स्वतः ही किसी एक के वोट लेने से दूसरा हारता है, वो फिर समीकरण वो सर्कमस्टांस भी बनते हैं। अच्छा महेंद्र जी, बीजेपी ने देखिए उम्मीदवार बना दिया, रेवंत राम डांगा को टिकट दे दिया, ठीक है। बीजेपी में अभी तो फिलहाल शांति है, सारे नेता दिखे हैं, ठीक है, मैंने नोट भी किया था। क्या लग रहा है, कोई अंदरूनी या कोई बारी, कोई बगावती सुर, ऐसा कुछ छलक सकता है क्या? देखो, टिकट देने के बाद काफी समय बीत गया है ना, आज का पूरा दिन निकल गया, अब चांस नहीं इस बात के। सब अगर कुछ होता तो आज दिन में हो जाता। अच्छा, क्योंकि बाकी जगह हुआ है, अच्छा, जहां होना था वहां हुआ है। अब कहीं कोई चांस नहीं इस बात के कि कोई ये कहे कि नहीं गलत कर दिया। और मैं कह ही रहा था ना कि भाई टिकट तो उसे ही मिलती है जो सबसे ज्यादा योग्य होता है। और विधानसभा चुनाव का वोट इस बात को स्थापित करता है कि रेवंत राम डांगा ही प्रबल दावेदार थे। टिकट कोई मांगे या पैनल में नाम जाए ये एक अलग विषय होता है, लेकिन सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार रेवंत राम डांगा ही थे। बिल्कुल वाजिब ये बात है, कोई गैरवाजिब बात नहीं है। आपके प्रत्याशी ने जबरदस्त कंपटीशन दिया, आप उसका टिकट काट ही नहीं सकते, और वो भी बिना कारण। सही बात। उस चुनाव से लेकर इस चुनाव तक कोई ऐसा कारण नहीं बना कि रेवंत राम डांगा पे कोई ऐसी उंगली उठे, इस हद तक उठे कि टिकट कट जाए। छोटी मोटी बातें देखो होती है, किंतु परंतु तो हमेशा होता है, अपन इंसान है सारे, है ना, तो लोगों से गलती भी हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन फिर इतनी बड़ी बात कोई हुई नहीं कि जिसकी वजह से टिकट काटे, तो मिल गया। लोकसभा में ज्योति मिर्धा का खासा विरोध देखने को अंदरूनी मिला था, अपने तो देखा ही था उस समय। रेवंत राम डांगा के समय ठीक है, इतना कोई टिकट मांगने वाला था भी नहीं खिमसर में। तो ज्योति मिर्धा के सामने अलग तरह की समस्या है। हाँ, रेवंत राम डांगा अलग तरह की, दोनों अलग अलग नेता है। देखो, एक नरम दल का नेता, एक गरम दल का नेता। रेवंत राम डांगा क्या है, गरम या नरम? नरम दल के नेता है। ज्योति मिर्धा गरम है, वो गरम दल की नेता, थोड़ा डांट है ही ना, गरम दल की, है ना, काउंटर अटैक कर देती है। काउंटर अटैक, ये काउंटर नहीं करते, ये कहते हैं अरे अरे ठीक है ठीक है। ये मेरे को तो कभी कभी ऐसे लगता है ये भाषण में ये ना बोल, हनुमान बेनीवाल तो मेरा ही भाई है। कुछ लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं जो अपनी बात पे कायम रहते हैं, है ना, वो उनके खून में होता है, डीएनए में। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। सही बात। और कई लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के हिसाब से स्ट्रक्चरेबल होते हैं, मूव कर जाते हैं कि यार छोड़ो, इस बात में उलझने में फायदा नहीं, आगे देखेंगे। सही बात है ना। चलो खैर, वो सब अलग अलग प्रवृत्ति है, और कई लोग अड़े रहते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, वही बात, लेकिन हम अपनी जगह, अपनी बात पर और अपनी परिस्थिति के लिए अड़े रहेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि रेवंत राम डांगा को टिकट मिला है, तो ज्योति मिर्धा क्या लोकसभा चुनाव के जैसे मुस्तैदी से ही वहीं रहेगी या नहीं रहेगी, ये थोड़ा मेरा जरूरी था। क्योंकि एक रेवंत राम डांगा का वीडियो वायरल हुआ था, मैं आजकल आपको ऑडियो वीडियो बताता रहता हूँ। वो वीडियो वायरल, तो वो वीडियो वायरल हुआ था, तो मुझे बताइए कि क्या वही मुस्तैदी रहेगी या फिर कहेंगे कि तुम तुम्हारा जानो, हम तो हमारा जाने? देखो, अभी तक मेरे पास जो समाचार है ना, अलग अलग लोगों से पता चला, वो बिल्कुल डटी हुई रहेगी। अच्छा, बिल्कुल डटी हुई रहेगी। और जहां तक ये भी समाचार है कि अपने सारे लोगों को कह दिया, खुद के जितने भी, देखो हर नेता के निजी कार्यकर्ता भी होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के साथ सबके होते हैं, तो उन सबको ये कहा गया है कि आपको रेवंत जी के लिए मेहनत करनी है, एकजुट होकर मेहनत करनी है। तो फिर बात ही खत्म हो गई ना बाकी की। तो मैंने ये समझा वो वीडियो वायरल हुआ, ये बात सही है, वो वीडियो वायरल हुआ, उससे ऐसा लगा कि यार ये तो इनके बीच कोई किंतु परंतु है। लेकिन जहां मेरे पास जो समाचार है उसके हिसाब से कि रेवंत जी को टिकट मिले, इसके लिए बाकायदा सहमति दी गई है इनकी तरफ से भी कि हाँ, इनको ही टिकट मिलना चाहिए, यही प्रबल दावेदार है। तो कुल मिला के फिर तो वो लगी रहेगी ना, मुकाबला खड़ा होने वाला है। फिर मुकाबला खड़ा होगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल की तरफ से क्या प्राथमिकताएं रहेगी फिलहाल?
देखो, पहली प्राथमिकता तो जो दिख रही है, या उन्होंने कह भी दिया कि गठबंधन हो तो वो सबसे उनके लिए अनुकूल बात है। बेस्ट है। फिर नहीं हो तो दुर्ग सिंह जी चुनाव लड़े, ये ठीक है। सबको दिखती हुई बात है, कोई छुपी छुपाई नहीं है। ठीक है। वो हालांकि तो हर नेता अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है ना, लेकिन उनके लिए वो सूटेबल है। अब खुद की आरएलपी की बात करें तो उन्होंने आज भी फिर से कहा है कि मेरा प्रत्याशी जनता ही तय करेगी, है ना, मैं पब्लिक से पूछूंगा, वो तय करेंगे, जैसा पिछली बार हुआ। वो पिछली मीटिंग बार भी वगैरह ये होती है। सभा मीटिंग हुई, लोगों ने कहा कि नारायण जी को टिकट दिया जाए, टिकट दी गई। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि छोटी पार्टियों के सामने इस बात का संकट होता है कि वो घर से बाहर टिकट नहीं दे पाते, सही बात। उनकी अपनी मजबूरी होती है। कहने के लिए कोई कह सकता है कि ये परिवारवाद है, लेकिन उनके जरूरी है, सामने पार्टी अपनी खतरे में आ जाती है। मजबूरी होती है ना। दोनों ही बातें, देखो सही परिवारवाद बात का है, आरोप भी एमएलए लग जाता बनने के है, बाद उसे कहाँ कहाँ ढूंढे। लेकिन उनके सामने एक अपनी मजबूरियां भी होती है मालूम कि चले वो घर आरएलपी के से बाहर किसको दे टिकट। आरएलपी से किसी नेता ने सरपंच किसी को भी टिकट दे, चुनाव जीता है, मालूम चले सुबह बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज संकट होता है ना भाई, संकट होता है। सही बात है। भाई ज्वाइन तो आजकल नहीं कर सकते, अयोग्य करार दे दिए जाते हैं ना, वो अयोग्य दे लेकिन वो देंगे ना। कट जाते हैं। हाँ। कट जाए तो फिर वैसा ही नुकसान है भाई। वही नुकसान है। तो ऐसा रिस्क देखो कोई हाँ, देने और की स्थिति कट में भी नहीं। जाए तो वो भी फिर भी प्रॉब्लम अगर है। मान लो कोई हाँ। ऐसा व्यक्ति हो हाँ। जो इनके बहुत भरोसे के लायक हो, वो देखो अपन क्या जाने कि कौन कितने भरोसेमंद है ना। सही बात। होंगे एक दो तो कोई ऐसे नहीं होंगे ही, लेकिन देखो टिकट नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल, देखते हैं क्या समय बताता है। अब इनमें से किसी को मिले, बात एक ही है। हाँ, वो तो एक ही बात। नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ रखा है, ठीक है, वो 5 साल विधायक रहे, उन्होंने कितनी पेट की सर में बनाई अपनी अलग। वो अगर पार्टी उस समय मजबूत हो जाती तो वो जरूर यहाँ पॉइंट है कि उन्होंने दूसरा अपनी नंबर आता। अलग पेट कितनी अच्छी बनाई, सही बात। वो एक जरूर पॉइंट है ना। बनाई नहीं बनाई वो जनता जाने, देखो है ना खिंवसर की। खिंवसर में और भी अगर देखें बाकी खिंवसर के लोग जब काम करवाने के लिए आते हैं, हाँ, या जाते हैं, हाँ, तो उनको उनके जाने का मार्ग वही है। उन्हें मानासर चौराहे होते हुए मुंडवा चौराहे के बीच ही जाना पड़ता है, वो वहीं जाते हैं। तो उनके लिए आरएलपी से अगर कोई विधायक का दावेदार कोई हो, उनके जाने का मार्ग हनुमान बेनीवाल का घर ही है। सही बात। ये तो सब ओपन, ये कोई सीक्रेट नहीं, ओपन बात है। ओपन बात। तो वो जाएंगे तो वहीं। इसीलिए मैंने कहा था ना पिछले पॉडकास्ट में कि कोई प्रत्याशी चेहरा हनुमान बेनीवाल का होगा। आज उन्होंने कह दिया कि मैं पहली सभा, चुनावी सभा राई का समाज के साथ कर रहा हूँ। एक तरीके से वो तो चुनाव प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, बस उन्हें बस इंतजार है तो आखिरी टाइम बीजेपी पे ने शुरू बनना। कर दिया, आरएलपी ने शुरू कर दिया। बस अब तो एक नाम आना है कि ये प्रत्याशी होगा। अच्छा, वैसे खिंवसर में और भी छोटे बड़े नेता हैं, छुटपुट नेता हैं, चाहे भले वोट 200 ही लोग रहे, तो उनका कोई इफेक्ट होने वाला है क्या इस चुनाव में, उपचुनाव? हालांकि कहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से उपचुनावों में दो खड़े होने से थोड़ा घबराते हैं। अच्छा, उपचुनाव अलग तरीके की परिस्थितियां होती है। विधानसभा चुनाव में तो क्या बहुत सारे दावेदार रहते हैं, बहुत कुछ होता है। उपचुनाव में ये दिखती है बात कि आगे सरकार है हमारे, है ना। विधानसभा चुनाव में ये पता नहीं होता सरकार किसकी बनेगी। सही बात। यहाँ तो बनी पड़ाई है ना भैया, तो उतना नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ दावेदार आ जाते हैं, देखो जिनको होता है ना कि हम तो मर्द आदमी है, हमें तो खड़ा होना है, उन हमारे खड़े होने से किसी एक ही बैंड बजेगी तो वो खड़ा हो जाते हैं। नहीं डरते तो नहीं डरते भाई। सबका अपना देखो जिगर होता है, किसी का मजबूत होता है, किसी का कमजोर होता है। तो वो पता चलेगा जब नामांकन दाखिल होंगे। अभी तो 2-3, कभी तो कोई एक दाखिल ही आखिरी नहीं हुआ। सवाल पूछूंगा, उससे पहले आपको अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझे। आज अपन खिंवसर गए है ना, हाँ, गए थे। क्षेत्र में घूमे, तुम्हें क्या लगा खिंवसर में घूमकर कि टक्कर है या नहीं है? मुझे जो लगा, देखो वो एक अलग बात है, तुम्हें क्या लगा? काफी लोगों से जो बात हुई ना, उससे एक स्थिति स्पष्ट करो। ये जो कमेंट बॉक्स, सोशल मीडिया, इसको छोड़ो, है ना। सोशल मीडिया पे पता नहीं कहाँ के लोग कितनी बातें कहते हैं। वो खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के है या नहीं है, ये भी अपने को कोई पता नहीं होता, क्योंकि आगे गांव का नाम तो लिखा नहीं है। जमीन क्या कह रही है? मैं बताता हूँ आपको। मैं गया था, सभी नेताओं के आज देखें, हनुमान बेनीवाल अपने प्रचार में लगे हैं बड़े आराम से, और आज आगाज कर दिया उन्होंने चुनाव का। टिकट किसको देंगे वो नहीं पता, आगाज कर दिया। रेवंत राम डांगा जो हैं अब इस वक्त तंबू लगवा रहे हैं,
और खुद जयपुर है, तो उनके भी वहाँ काम शुरू हो गया है। हाँ, चुनाव उनके पड़ घर जाता के है, बाहर वो लग रहा तंबू था। लग रहा था, वो मैंने देखा था जाते टाइम। रेवंत राम डांगा की आईटी सेल थोड़ी मजबूत हुई है, ये देखने को मिला है, क्योंकि टक्कर सोशल मीडिया से भी खूब रहेगी। तो हनुमान बेनीवाल वो की भी तो मायने वैसे रखती ही है। हनुमान बेनीवाल की तो वैसे ही वो फैन फॉलोइंग है, बाहर के हैं या अंदर के हैं, खिमसर के हैं या कहीं के भी हैं, पर वो एक्टिव हैं। तो रेवंत राम डांगा को वो बीजेपी वाली चूक नहीं करनी चाहिए जो बीजेपी कर रही थी नागौर में, कि पता ही नहीं किस तरह से सोशल मीडिया को संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये नहीं हुआ था, सच्चाई यही है उस समय। उससे नैरेटिव बिल्डअप हो जाता है। हाँ, तो रेवंत राम डांगा का थोड़ा आज एक्टिव हुआ है मामला, लाइव वगैरह का शुरू कर दिया उन्होंने। अगर देखें ओवरऑल जनता की, अगर देखें वहां पे, तो सब शांत हैं। वही स्थिति है लोकसभा चुनाव वाली, कि जहां पे जाते हैं एक बंदा मिलता है, पूछते हैं तो बोलते हैं डांगा जी, दूसरा बोलता है बेनीवाल जी, तीसरा बोलता है डांगा जी, चौथा बोलता है बेनीवाल जी। ऐसा नहीं है कि डांगा जी डांगा जी डांगा जी या बेनीवाल जी बेनीवाल जी बेनीवाल जी, अलग अलग टाइप चल रहे हैं। अलग अलग गाँवों में अलग अलग चीजें हो रही हैं। हाँ, सब शांत हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। अच्छा, एक बात नोटिस करी होगी कि लोग अब कम बोल रहे हैं। कम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, ना के बराबर बोल रहे हैं। वो भी उनको पटाके पूछना पड़ता है, अरे बताओ तो सही, तो बोलते हैं हाँ 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 लाग गए है, लगे ये बोलते हैं लाग गए है। खुद लाग की गया नहीं क्या था है? बनी गए। हाँ, लाग गया क्या, कि लाग गया है भाई जी, आपकी मन लाग गया थोड़ा सो, मामलो यहाँ है, यहाँ क्या है। अच्छा, खुद ज्ञान दे नहीं, मैं तो अलग से ज्ञान हाँ, दे। और मुझे आप कहाँ वोट देने वाले हैं, आपका क्या मूड है, वो क्यों बताऊँ हाल, मार कोई विचार को यहाँ तो खेत दूं, ये ऐसी बातें चल रही है। तो मुझे लगता है ये जो 2000 का फासला है, या तो ये रेवंत राम डांगा के पक्ष में 5-4 का चला जाएगा, या हनुमान बेनीवाल के 5-4 का, इससे ज्यादा तो जाना है नहीं, श्योरिटी हाँ, नहीं है। 4-5, 4-5, 7, इससे ज्यादा नहीं है ना। 5 से 5.5 मान लेते हैं या 6 मान लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं अभी होगा अब आज की तारीख तक। आज की तारीख में। ये दोनों तरफ जा सकता है, हनुमान बेनीवाल के पक्ष में भी जा सकता है, रेवंत राम डांगा के पक्ष में भी जा सकता है, आज की स्थिति में, कल का नहीं पता। और वैसे भी देखो, इतना वोट बैंक है, ये जो 3000 5000 का जो फर्क होता है ना, इसका कोई परफेक्ट आंकलन नहीं होता। अगर कोई कहता है ना कि मैं इतने वोटों में से 4-5 हजार का ही परफेक्ट निकालूं, तो वो बात होती है झूठी होती, सही बात। अब क्या होता है, एक आदमी अपना आकलन करता है कि बीजेपी जीत जाएगी इतने वोटों से, और मान लो मैं आकलन कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आरएलपी जीत जाएगी 4000 4500 से, तो दोनों में से एक की बात तो सही होगी। मुझे तो क्योंकि मोटे तौर पे ये तो पता है कि ये कंपटीशन इतना है, तो दोनों की, मैंने 3 बोल दिया, आपने 5 बोल दिया तो हो गया, लेकिन मेरी सही हुई तो मैं ढूंढी पीटूंगा कि मैं सही निकला, बस वही बात है। आप सही निकलोगे तो आप ढूंढी पीटोगे कि आप चुनाव में आपको लगा था ज्योति मिर्जा हार रही है, मुझे लगा जीत रही है। मैंने तो कहा ना चुनाव 40,000, मुझे हनुमान बेनीवाल की हार लग रही है, और मैंने ये कहा था कि मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि 40,000 के आसपास का चुनाव, और वो भी ऐसे कि ये जो जिसके साथ ज्यादा धोखा होगा, वो भीतर गात का ही प्रॉब्लम था। वो ठीक है, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन 40,000 का अपन बता भी नहीं सकते कितना वोट पड़ा था। वोट पड़ा था खूब सारा, जब लाखों में वोट होते हैं ना, तो कोई भगवान नहीं होता कि वो 40,000 उनमें से पता कर ले कि ये 40 किधर जा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि ऐसा कोई आजकल मशीन अभी तक तो नहीं बनी। ये वाला जो उपचुनाव है ना, अभी की स्थिति में महेंद्र जी वही वाली स्थिति है, ये 5 के आसपास घूमने रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-5.5 हजार के आसपास घूमेगा। ये 40, 20, 10 वाली तो मैं नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूँ। इसका मतलब जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, श्योर नहीं है, वो तो और कंटेस्ट होगा चुनाव। मतलब आप खिमसर में जाके देखो, आपको नहीं लगेगा कि चुनाव है, श्योर नहीं है। सब लोग पब्लिक धंधे वंदे में व्यस्त है, खेतों में व्यस्त है। अभी तो देखो समय है, कोई मतलब नहीं किसी को, दिवाली का चल रहा है, सब त्योहारों में लगे हैं, दिवाली में लगे, है ना। रेवंत राम डांगा को टिकट मिला है, तो जो समर्थक हैं वो खुश हैं। 13 तारीख का जो समय है ना, उसका एक सप्ताह है ना अंतिम, वही मुझे लगता है 10 तारीख के करीब, नहीं 7 दिन, क्योंकि देखो ज्यादा जगह चुनाव नहीं है ना, 7 ही सीटों पे है, तो अंतिम 7 दिन है ना, सब कुछ झोंक दिया जाएगा दोनों तरफ से। क्योंकि चाहे प्रदेश भर के जो नेता है ना, वो फ्री रहते हैं। पहले तो 200 सीटों पे चुनाव होना, सारे नेता आएंगे ना, 7 जगहों पे चुनाव होना बहुत फर्क होता है भाई। नेशनल इसके कोई नहीं आएंगे, क्योंकि वो बाकी जगह इलेक्शन है, महाराष्ट्र, झारखंड, लेकिन राजस्थान के जो लीडर है ना, वो आ जाएंगे। अभी की घड़ी में अगर मैं देखूं तो कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल का अगर गठबंधन नहीं होता है, तो ये माइनस पॉइंट खिमसर की जनता के हिसाब से। और ज्योति मिर्जा जिस तरह से अगर आप बता रहे हैं कि रेवंत राम डांगा को हाथ रख दिया है कि साथ में चलो, तो ये रेवंत राम डांगा के लिए प्लस भाई। इस बात में तो कोई फर्क नहीं है कि ये सब लोग एक है, क्योंकि एक बात नोटिस करो कि टिकट मिल गई
टिकट मिलने के बाद सबने सोशल मीडिया के जरिए इस बात पर खुशी जताई। किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि इस आदमी को टिकट क्यों दी। ये केवल यहाँ हुआ है, धनेंद्र सिंह खींवसर का भी मैंने देखा था उन्होंने, ये केवल खींवसर में हुआ है, बाकी जगह छुटपुट हर जगह हुआ है। जो 6 टिकट दिए ना, उनमें 5 जगह छोटी मोटी बातें वहां तक हो गई जहां जगमोहन मीणा दावेदार है, झुंझुनू में हो गई, सही बात है ना। किंतु परंतु हुआ, एतराज किया कि हमारा क्यों काटा। यहाँ नहीं हुआ। यहाँ एक बंदा नहीं मिला। नहीं, रात को खुद यहाँ जिला अध्यक्ष खुद सब वहीं थे चुनाव में। जब जिलाध्यक्ष साथ है तो आपका संगठन साथ है। संगठन आ गया। जिलाध्यक्ष के अलावा बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो थोड़ा आरएसएस को पकड़ करनी है और थोड़ी सोशल मीडिया पे पकड़ है। बाकी ज्योति मिर्जा का सपोर्ट रहा तो रेवंत राम डांगा बखूबी मजबूत रहेंगे। टक्कर होएगी चुनाव में, जीत हार का नहीं कह सकते, टक्कर जबरदस्त देखने को मिलेगी। और ये हो सकता है कि उस समय वाली स्थिति बने, राउंड नंबर 13 सांसें अटकी, राउंड नंबर 14 सांसें अटकी, 15 पे सांसें अटकी, वो सांसें अटक सकती है सबकी। 17-18 हाँ, 17-18 कभी इधर फटाके छूटेंगे, कभी उधर छूटेंगे, कभी कोई कहेगा फटाके पैक कर लो, कभी कहेगा कोई फटाके लेके जाओ। वो रहेगा, कुल मिला के चुनाव टफ है, टफ होगा। तो अब देखते हैं अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कितना नुकसान होगा। देखने के लिए कल जरूर जुड़िएगा कि गठबंधन नहीं होता है तो कितना नुकसान होगा। कल जरूर बताइएगा कि आरएलपी को क्या फर्क पड़ने वाला है या नहीं। तब तक एक अपडेट और आ जाएगा कि कांग्रेस क्या करने वाली है, कांग्रेस क्या करने वाली है वो भी मालूम क्योंकि 24 घंटे हो जाएंगे तो नए अपडेट भी आ जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। महेंद्र जी बिश्नोई के यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, पंचायत टीवी को भी कीजिएगा और देखते रहिए मुझे और महेंद्र जी को। डेली पॉडकास्ट में कुछ नया जरूर मिलेगा। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम।